हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लिया। जी हां, भारत खरीद रहा है यूरेनियम। कितने देशों से ये डील है, ये डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर कजाकिस्तान यहां से 40 से 50% यूरेनियम खरीद भारत करता है। जी हां, इसके अलावा और डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। अलग अलग देशों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो देखिएगा। कजाकिस्तान का डिटेल हमने आपको बता दिया। कजाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा विदेशी यूरेनियम का सोर्स है। कजाकिस्तान से बड़े पैमाने पर हम यूरेनियम खरीदते हैं। जी हां, इसके अलावा कनाडा की बात करते हैं। जी हां, कनाडा में यहां से 20 से 30% यूरेनियम की खरीद की जाती है। बहुत क्रूशियल पार्टनर है भारत के लिए, बहुत क्रूशियल अलाई है। 2015 के समझौते के बाद आपूर्ति यहां पर बढ़ी है। तीसरा देश रशिया है, यहां से 10 से 15% यूरेनियम परमाणु क्षेत्र में खरीदा जाता है। भारत का पुराना ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। इसके अलावा चौथा राष्ट्र है उज्बेकिस्तान, यहां से करीब 10% यूरेनियम खरीद होती है। हाल के सालों में आपूर्ति बढ़ाने के बाद भी उज्बेकिस्तान कर रहा है। हमारा पांचवा अलाई पार्टनर ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया में अब यूरेनियम डील हो चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब इस डील के तहत भारत अभी 4 देशों से यूरेनियम खरीदता है। अब ऑस्ट्रेलिया 5वां ऐसा देश बन गया है जहां से भारत यूरेनियम खरीदने जा रहा है। जी हां, 5 देश, 5 अलाई, 5 पार्टनर्स हैं जहां से हम बड़े पैमाने पर दर्शकों यूरेनियम खरीद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जी हां, भारत ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्ती है, जो यारी है, उससे किसे चिंता हो रही है, क्यों परेशान है दूसरे राष्ट्र, जरा ये जान लीजिए। जी हां, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं रक्षा। जी हां, दोनों देश मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे, रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। डिफेंस बायलैटरल जो अग्रीमेंट्स हैं, जो टॉक्स हैं, वो बड़े पैमाने पर होंगे। पॉइंट 2, भारत ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या डील्स हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डिफेंस डील हुई है। दूसरा, यूरेनियम को लेकर जो बड़ी डील हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया को यूरेनियम कि जो यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया का है वो हम बिजली बनाने में उसका इस्तेमाल करेंगे। यूरेनियम भारत को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया का जो यूरेनियम है अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जी हां, परमाणु बिजली बनाने में उससे मदद मिलेगी। परमाणु बिजली बनाने के अलावा बहुत सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, स्रोत है वहां पर, और जो फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता है, यूरेनियम के आने से उसकी पैदावार हम बिजली की ज्यादा कर पाएंगे यूरेनियम की अवेलेबिलिटी की वजह से। जरूरी खनिज यानी भारत को कई जो मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स, वो भी ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा। उसे लेकर भी हमारे साथ डील हुई है। भारत को नई मिनरल की खेप मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया गगनयान मिशन में भी मदद करेगा, क्योंकि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वहां पर भी, उस खित्ते में भी वो हमारी मदद करने जा रहा है। समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई है। कोस्ट गार्ड, तटरक्षक बल साथ मिलकर काम करेंगे, यानी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पर जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी दोनों देशों को एक साथ। जी हां, अगर ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, दोनों देशों के बीच ट्रेड और निवेश बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बातचीत भी हुई है। दोनों देश एक दूसरे के साथ नए कारोबारी रिश्ते बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम साइबर स्पेस की बात करें, शिक्षा की बात करें, भारत में ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी खुलेंगी। छात्रों को और स्किल डेवलपमेंट का जो है मौका मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जी, ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम भारत के लिए क्यों जरूरी है, जरा ये ग्राफिक्स में आपको ये कंटेंट में समझा देता हूं, उसके बाद हम डिबेट पर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम क्यों जरूरी है भारत के लिए, वो भी बहुत क्रूशियल है। आपको वजह बता दें, वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, यूरेनियम से बिना ज्यादा प्रदूषण के बिजली बन सकती है। ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, भारत की बढ़ती बिजली की मांग पूरी करने में यूरेनियम से जो हम सिविल हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है वो बहुत फायदेमंद, बहुत मदद वहां से मिलेगी। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। भारत को यूरेनियम का एक और भरोसेमंद स्रोत मिल गया, यानी 5वां राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है जहां से हम बड़े पैमाने पर यूरेनियम इंपोर्ट कर पाएंगे और हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत मुफीद, बहुत बेहतर हो जाएगा। वजह नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का बड़ा भंडार है।
और ये भी बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट भारत के लिए है। वजह नंबर 5, नए परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन मिलेगा। भारत ने भी अनाउंस किया, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम परमाणु बिजली संयंत्रों की जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ा रहे हैं, उसके नंबर्स हम बढ़ा रहे हैं ताकि यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम देश के ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकें। वजह नंबर 6, पॉइंट 6 ऑन योर स्क्रीन, भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा, ऊर्जा और स्पेस संबंध और मजबूत होंगे। इस डील से और क्या क्या मिल रहा है हम वो आपको बता रहे हैं। वजह नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया भारत के गगनयान मिशन में तकनीकी सहयोग देगा। जी हां, ये बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो रिश्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया गए, एल्बनीज के साथ बहुत सारे मसलों पर चर्चा हुई है। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, कई देशों से यूरेनियम मिलने से सप्लाई रुकने का जो खतरा है वो घटेगा, यानी हमारी जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो बिजली बनाने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो काम करते रहेंगे, क्योंकि जो उसके लिए फ्यूल है, जो रॉ मटेरियल है वो यूरेनियम है। जी हाँ, भारत को इतना यूरेनियम क्यों चाहिए, वो वजह भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यूरेनियम की इतनी जरूरत क्यों है। इन्फो नंबर 1, भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। कार्बन एमिशन तभी कम होगा जब हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करेंगे, यानी पेट्रोल, डीजल और वुड। जी हाँ, इन्फो नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन, कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीमित है। फॉसिल फ्यूल का भंडार पूरी दुनिया में सीमित है, इसलिए इससे बेहतर है कि हम यूरेनियम एज अ फ्यूल पर चले जाएं। इन्फो नंबर 3, परमाणु बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ाना भी बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत का, इसलिए भी हमारे लिए यूरेनियम बहुत जरूरी है। इसके लिए लगातार यूरेनियम की जरूरत होगी। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ज्यादा यूरेनियम मिलने से नए परमाणु बिजली घर चलाने में मदद मिलेगी। इन्फो नंबर 6, इससे साफ, सस्ती और लंबे समय तक बिजली उपलब्ध होती रहेगी। 7वां जो बहुत क्रूशियल रीजन है, बिजली बनाने वाला यूरेनियम लो एनरिच्ड यानी कम प्योर होता रहेगा। चलिए अपने डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उससे पहले हम एक सर्वे आपको फटाफट दिखा देते हैं जो हमने आपके लिए किया। जी हाँ, वो सर्वे बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, भारत का ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या कहा जनता ने, जनता की राय क्या है, उनका वोट क्या है, वो अब आपको बता देते हैं। जी हाँ, 64% लोगों ने कहा बिल्कुल सही फैसला, 12% लोग कहते हैं इसकी जरूरत नहीं थी, 19% लोग कहते हैं देश के लिए जरूरी है, और 5% ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। तो यूरेनियम खरीदना कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने सर्वे में पूछा। इसके अलावा सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देगी? सर्वे क्या कहता है आपको सर्वे दिखा देते हैं। सर्वे सेज करीब 51% लोग कहते हैं हाँ काफी हद तक, 27% लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, 20% लोग कहते हैं चीन को अब टेंशन होगी, और 2% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कह सकते, दे आर न्यूट्रल, दे आर सेइंग 2% उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वे का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या भारत को परमाणु ऊर्जा पर और ज्यादा निवेश करना चाहिए? सर्वे क्या कहता है, व्हाट सर्वे सेज, लेट्स सी ऑन अ स्क्रीन। 84% लोग कहते हैं हाँ भविष्य की जरूरत है, 12% लोग कहते हैं इतना निवेश काफी है, सीमित स्तर पर करें, 4% लोग कह रहे हैं, और 0% लोग ये हैं कि कुछ नहीं कह सकते। जी हाँ, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 4, क्या भारत अब चीन को घेरने के लिए रणनीतिक साझेदारी तेज कर रहा है? बहुत क्रूशियल स्ट्रैटेजिकल सवाल है, इसके बारे में सर्वे क्या कहता है आपको दिखाते हैं। करीब 39% लोग कहते हैं हां भारत के लिए अहम है, 15% लोग कहते हैं नहीं सामान्य सहयोग है, 44% लोग कहते हैं चीन को घेरना जरूरी है, और 2% लोग कहते हैं कुछ नहीं कह सकते। चलिए अब पैनल का रुख करते हैं। स्वागत करता हूं मैं, मेरे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। जी हाँ, स्वागत करिए एम्बेसडर दीपक वोरा साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। ग्रुप कैप्टन तापेश चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मल्लिका पांडे मेरे साथ है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, मल्लिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर अभिजीत, इज अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर दीपक वोरा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, ये डील कितनी क्रूशियल इंडिया के लिए है और कितना फायदा ये पहुंचाएगी आने वाले सालों में हमें? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया आपके शानदार प्रोग्राम में शरीक होने का, और बाकी जो 3 विशेषज्ञ आपके साथ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ये अलग बात है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम कर चुका हूँ, तो मैं कुछ हद तक, बहुत थोड़ा सा, एक चपरासी की नौकरी करता था, कुछ हद तक मैं समझ पाया हूँ कि आप बात कर रहे हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया की जो डील हुई है यूरेनियम में, आपको ये पता है कि पिछले साल हमारा फास्ट ब्रीडर थोरियम रिएक्टर स्टेज 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। ये क्या है सर? ये फास्ट ब्रीडर थोरियम रिएक्टर, ये अंडमान निकोबार की जो का समुद्री तट है वहां पर ढेर सारा पाया जाता है, केरला में पाया जाता है। इसकी एक चीज है, यूरेनियम यूज करता है अपने आप को चलाने के लिए, और फिर क्योंकि फास्ट ब्रीडर है
ये भारत एकमात्र देश है जिसके पास ये कमर्शियल टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ये फास्ट ब्रीडर है, तो ये 1 लीटर अगर मान लीजिए यूरेनियम है, 1 किलो यूरेनियम यूज करता है, तो उसको उसका प्रयोग करने में 2 किलो और प्रोड्यूस करता है, जो फिर रिएक्टर्स में जाके ये खुद एनर्जी नहीं बनाता, Right. ये फ्यूल बनाता है जो रिएक्टर्स में जाके एनर्जी देते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बनाना चाहता हूं सर। आपको याद होगा एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, मैं था वहां सर। हमने वादा किया था कि 2030 तक 50% जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज की होगी, और हमने 2025 में 5 इयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल उसको हासिल कर लिया था। अब फाइनली मैं इतना ही कहूंगा सर कि जब हम बात करते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल्स की, 24-25 अप्रैल, आप चाहें तो उसको चटपटी चटपटी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चैट जीपीटी, हाँ वही, सॉरी भूल जाता ना, बुढ़ा हो गया। अब मेरी उम्र 75 साल की है, 53 साल कूटनीति में हो गए। 24-25 अप्रैल को सर हमारी डिमांड फॉर बिजली भारत में हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा थी। 256 गीगावाट में 1 बिलियन वॉट्स 9 शून्य होते हैं। और मैं सुनता था सर बहुत चैनल्स पर, बहुत डिबेट्स, पार्टिसिपेट नहीं किया, बट सुनता था, अजी अब तो बस देखिए ट्रिप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा देश में अंधेरा हो जाएगा। और खासतौर से जो ऑपोजिशन के लोग थे वो तो भांगड़ा करते थे। एक भी घर में अंधेरा नहीं हुआ, क्योंकि 256 गीगावाट की जो डिमांड थी सर, उसका 1/3 हिस्सा मालूम है किसने दिया हमको? सूर्य देवता ने, सोलर एनर्जी 85 गीगावाट्स। सो अब मैं आपको ये बता देता हूं स्पष्ट रूप से, थोरियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, वी आर द बेस्ट एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। सोलर एनर्जी हम बहुत आगे दौड़ गए। हाँ, दूसरे देश हैं, बहुत अच्छा है, मुबारक हो, आप, भगवान ने अपने हाथों से आपको चुना है, थैंक यू। लेकिन हम लोग अब जिस दिशा में जा रहे हैं, और ये जो यूरेनियम का डील किया है सर, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की कमी है, वी विल यूज दिस, हम आगे बढ़ते जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स को हम एलिमिनेट करें, और हमारा जो इंटेंशन था इसको एलिमिनेट करने का, आपको तो मालूम है कि वो क्या नाम है उसका, हॉर्मुज फॉर्मुज, कोई ईरान शिरान देश है जो वहां पे तंग कर रहा है। तो मेरा मानना है कि वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ए रेवोल्यूशन इन एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल। और एक याद रखिए सर, हम तेल का प्रयोग नहीं करते भारत में ऊर्जा पैदा करने के लिए, हम यूज करते हैं कोयले को, और हम यूज करते हैं पानी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। आई जस्ट रेस्ट माई केस बाय सेइंग कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स, और इसमें वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम, वंदे, हम सबसे आगे वंदे। All right, आई sir. रेस्ट। Point taken, sir. Please stay with me. मलिका पांडे मेरे साथ हैं, शी इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। मलिका, जिस तरह की कम्युनिकेशन और डिप्लोमेसी भारत दिखा रहा है कई सारे मुल्कों के साथ, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। और दीपक वोरा साहब बैठे हुए हैं, इज़ अ ग्रेट डिप्लोमेट, और मैं तो इनको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स आई एम फॉलोइंग हिम। लेकिन बड़ा मसला ये भी है कि हमारे जब रिश्ते बाकी मुल्कों के साथ बेहतर बनते हैं तो जो हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हैं उनको दिक्कत होती है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, इन देशों को बड़ी दिक्कत होती है जब डिप्लोमेटिक सक्सेस भारत को मिलती है। इस तरह की डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर कर आते हैं, वो अबू धाबी जाते हैं, वो यूएई जाते हैं, वहाँ पर वो क्रूशल क्रूड की डील करके आते हैं, तो बाकी जो हमारे सो कॉल्ड मित्र राष्ट्र हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। चाइना के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से ये कितना बड़ा आप देख रही हैं सक्सेस है भारत के लिए? नमस्कार अमित जी। देखिए, चाइना और पाकिस्तान दोनों ही रैटल हो जाते हैं, इनकी दिन की रात की चैन उड़ जाते हैं, नींदें उड़ जाती हैं कहीं ना कहीं, और इनको मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब भी मोदी जी जहां भी जाते हैं, देखिए वो केवल एक विजिट नहीं है, वो एक मूवमेंट बन जाता है। आप इंडोनेशिया में देखिए, सबसे बिगेस्ट इस्लामिक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडोनेशिया में है। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो कोई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो नहीं थे, उनके प्रेसिडेंट कोई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, इस्लामिक देश है। वो वहां पर जाके क्या बोलते हैं, वो वहां पर जाके जो उनके प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो इंडियन डीएनए है, मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी का फॉलो करना चाहता हूँ ट्रेजेक्ट्री। तो ये देखिए, और स्टेट ऑफ ऑनर, सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर उनको दिया जाता है। और ये वही इंडोनेशिया है जो 1965 में सपोर्ट करता था पाकिस्तान को।
चाइना को, उसके साथ इसके ज्यादा अच्छे रिश्ते हो गए थे। बट हमने देखा जैसे ही मोदी जी आए 2018 से, 2014 के बाद से और 2018 में स्पेसिफिकली हमारे बहुत अच्छे रिश्ते इंडोनेशिया के साथ भी हो गए। ऑस्ट्रेलिया जिसको 28 साल तक, अमित जी 28 ईयर्स तक वहां पर पीएम की विजिट नहीं हुई, 2014 में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी गए ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद वो हैट्रिक अपनी विजिट में है, तीसरी बार वहां पर गए हैं। हमारी सबसे बड़ी डायस्पोरा आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो वेलकम उनको मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो एक वो मूवमेंट बन के नजर आते हैं और डेफिनेटली इससे रैटल चाइना और पाकिस्तान तो होंगे ही होंगे, क्योंकि चाइना एक तरफ देख रहे हैं हम अपने मोती पिरो रहा है, पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो बिरयानी खिलाने में है और उसकी बिरयानी को अब कोई पूछता नहीं है। तो ये रैटलिंग, और देखिए कंट्री विद नो शेम, उसको तो हम क्या ही बोले, पाकिस्तान के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते। बट चाइना भी इससे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की एक बहुत अहम भूमिका आ गई है। भारत बहुत सेंट्रल स्टेज ले चुका है, चाहे वो आप पोर्ट्स देखिए, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स देखिए, चाहे अब एक यूरेनियम एनरिचमेंट देखिए। तो हमें जी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम एक सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं। तो एक फ्रेंडशिप, स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप, आज के टाइम में $50 बिलियन से ऊपर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो क्यों नहीं रैटल होगा चाइना, क्यों नहीं रैटल होगा ड्रैगन? कैसे नींद आएगी ड्रैगन को, अमित जी, अगर भारत ऐसी तेजी से बढ़ता रहा तो? ऑलराइट, मेरे साथ ग्रुप कैप्टन तापेश चौधरी, उसके पास मैं डॉक्टर अभिजीत के पास जाऊंगा। कैप्टन साहब, दो चीज़ें मैं समझना चाहता हूं। ये यूरेनियम जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए होगा, बिजली बनाने के लिए होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 5वां ऐसा राष्ट्र है जिससे हम यूरेनियम अब खरीदने जा रहे हैं, हमारी जो डील हुई है। अगर मैं, हालांकि ये बहुत वीक सवाल है, फिर भी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के बाद क्या भारत को इन यूरेनियम का इस्तेमाल एटॉमिक वेपन्स बनाने में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Namaskar, Amit ji, and namaskar to all my fellow panelists. And I am really very humbled to be part of such a panel. They are very renowned people of their own sector. So I would like to say by saying that कि देखिए, ये तो पर्सनल अधिकार है। ये तो अगर हम बात करें तो ईरान और अमेरिका के राइट्स की और रसिया के राइट्स की, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने डिफेंस के लिए क्या लोगों को डर दिखा सकता हूं, क्या डिटरेंस क्रिएट कर सकता हूं। ये सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर बड़ा मुश्किल है आज के सिनेरियो में। अगर वो होता है तो वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे। इट इज नॉट लाइक नागासाकी या हिरोशिमा, बट लेकिन एक डिटरेंस जरूर क्रिएट करता है डेफिनेटली। पर कितना, क्योंकि ये भी एक बहुत आसान तरीका नहीं है, बहुत महंगा तरीका है। कंट्री लाइक भारत विच इज ग्रोइंग, हमको कितना करना चाहिए वो एक अहम सवाल है। लेकिन मैं ये जरूर मान के चलता हूं कि यस, हमारे जो बॉर्डर्स हैं या हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कम देश हैं जिनके चारों तरफ इतनी हॉस्टिलिटीज हैं। तो जो भी उसके लिए हमें जरूरत है, हमें डेफिनेटली करना चाहिए। दैट इज नंबर 1। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब जब अमेरिका, चाइना, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ईरान, ये जब चीजें हो रही हैं ना, तो सर्कमस्टांसेस वर्ल्ड के बहुत चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं ना, तो कई बार फ्रेंडशिप कन्वीनियंस की भी हो जाती है। एक होती है दोस्ती, जिसको हम आज तक बोलते हैं, सब बोलते हैं, भोरा साहब एग्री करेंगे, इंडिया रसिया, जब भी जरूरत पड़ी तो हमें वो रसिया हमें हमारे साथ खड़ा पाया और हम भी उसके साथ खड़े रहे। और कुछ दोस्ती होती है इन कन्वीनियंस की। अब हम इंडोनेशिया की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए जब नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है तो उसके लिए पुरानी चीजें भूलनी पड़ती हैं। उसके लिए दो चीजें भारत के पास जो बहुत जरूरी है वो है एक स्टेबल डेमोक्रेसी, एक स्टेबल नेता, और वो नेता जिसका करिश्मा वर्ल्ड पूरा गुणगान कर रहा है। तो इसका बहुत इंपैक्ट होता है। तो आज हम जो भी ऑस्ट्रेलिया के पास हो गए हैं, दूसरा इंपैक्ट क्या है, हम सेफ इंडो पैसिफिक चाहते हैं। ये जो विजिट है इंडोनेशिया और अपना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि इंडोनेशिया में वर्ल्ड की लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। इंडिया के खिलाफ किस किस तरह का प्रोपेगेंडा चाइना, पाकिस्तान और कुछ और मुस्लिम देश करते हैं कि यहाँ मुस्लिम्स के साथ क्या होता है। वर्ल्ड के
जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उस इंडोनेशिया ने हमको इनवाइट किया, अपना सबसे बड़ा ऑनर उनको दिया, हमने उनको ब्रह्मोस और अस्त्रा दे दिया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सर? हम आज से पहले ना सिर्फ ये बात करते थे स्ट्रिंग ऑफ पल्स की कि चाइना इज इनसर्कलिंग अस। चाइना ने अपना मोटिवेशन बरकरार रखा इंडिया को इनसर्कल करने के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशियन में उसको अपना संपूर्णता रखनी थी और अपना इफेक्ट दिखाना था। हम देर आए दुरुस्त आए। वियतनाम फिलीपींस के बाद हमने इंडोनेशिया को हम ब्रह्मोस देंगे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया भी इस समय की सिचुएशन से क्यों उबरना चाहता है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के मेंबर है। हम सब जानते हैं क्वाड कितना इफेक्टिव है, नहीं है इस पर नहीं जाते, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमेशा ये बात करते रहे हैं कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए, जिसमें मैरीटाइम कॉर्पोरेशन हो, नेवल एक्सरसाइजेस का। अभी अभी हमें इन्विटेशन भी आ गया ऑस्ट्रेलिया से, जो उनकी तालिस्मान एक्सरसाइज होती है, उससे पहले हम बहुत सारी एक्सरसाइज के पार्ट रहे हैं। हम उनके साथ ट्रेड को $100 बिलियन करना चाहते हैं। तो ये सब बहुत वेलकम स्टेट है। 2030 तक शायद $100 बिलियन का जो टारगेट है, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमारा जापान के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और ये एक मैसेज देता है वर्ल्ड को कि हम स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, हम एक्टिव पार्टनर हैं क्वाड में, और इंडिया इज टेकिंग लीड इन दैट। बैक टू यू। ऑलराइट डॉक्टर अभिजीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जियोपॉलिटिकल जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। अमेरिका की जो धसक थी, अमेरिका का जो इम्पैक्ट था ईरान वॉर की वजह से, वो चेंज हुआ है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है सर। इस तरह की जब डेवलपमेंट्स होते हैं इंडिया के लिहाज से, तो वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह का आप चेंज देख रहे हैं, किस तरह का अचीवमेंट इंडिया के लिए है? देखिए अमित जी, अभी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात की और चाइना इनसर्किलमेंट की बात हो रही है। भारत उससे कहीं आगे बढ़ चुका है और चीन को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ रहा है। अब हम नेकलेस ऑफ डायमंड्स की बात करते हैं, और जियोपॉलिटिक्स में इस तरह की बातें हो रही हैं कि कैसे भारत ने अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इन्फोर्स कर रहा है, और उसके तहत हम जो नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं और एक्सटेंडेड नेबरहुड से खास करके जो समुद्री राष्ट्र हैं उनसे हम किस तरह से रिलेशन को मजबूत कर रहे हैं। और साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक सिर्फ देश नहीं, एक महादेश भी है। उसके साथ हमारे ताल्लुकात ग्रेजुअली काफी बढ़े हैं। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो एक समय हमें इस तरह के चीजों को देने से मना कर दिया था, यूरेनियम नहीं दे रहा था। 1998 में जब परमाणु का एक किया था एक्सपेरिमेंट, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया था। 2014 में काफी मशक्कत के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद अब जाके ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट में ये है कि कॉमर्शियल यूज के लिए ऑस्ट्रेलिया हमें देगा यूरेनियम। ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगा, गेम चेंजर होगा, क्योंकि एक तरफ देखिए ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, और जो हमने नेट जीरो कार्बन का रखा है लक्ष्य 2070 तक, उसको एड्रेस करने में मदद मिलेगी इस यूरेनियम सप्लाई से। दूसरी तरफ आप देखिए हमारा जो टारगेट है विकसित भारत का, 2047 तक 100 गीगावाट हम परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करेंगे। उस टारगेट को भी अचीव करने में ये बहुत बड़ा हमें योगदान देगा। तो सिर्फ ये बिजली की समस्या ही नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे भारत के प्रॉब्लम्स को तो सोल्व करेगा ही करेगा। दुनिया में एक व्यवस्थित, जो हम कहते हैं कि पर्यावरण संतुलन के साथ विकास हो, उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। दूसरी तरफ आपने जो कही कि चीन और अलग जो कई मुद्दे हैं, निश्चित रूप से चाहे वो गगनयान हमारा जो लक्ष्य है उसको छोड़ने का, उसमें जो हमारी सहमति बनी है, ग्रीन एनर्जी को लेके हुआ है। अभी देख लीजिए हॉर्मुज में जिस तरह के क्राइसिस आई, उसके पहले यूक्रेन में जो हुआ, ऊर्जा सिक्योरिटी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा आज दुनिया में उभर के आया है। और अगर हम ये यूरेनियम से, या जैसा बोहरा सर ने कहा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हम डेवलप कर रहे हैं, अभी थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि थोरियम हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। इनफैक्ट दुनिया का नंबर 1 हम है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं, इससे बहुत ज्यादा एक आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी परिकल्पना है और जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं मजबूती से, उसमें ये बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। और इस तरह की विजिट से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए, दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर्स में एक हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे इनको फॉलो किया जाता है, लगभग
लगभग 35 से ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल जो कहते हैं अवार्ड्स और रिवार्ड्स इनको रिकॉग्निशन मिल चुका है। तो ये तो दुनिया देखती है कि एक भरोसे का भारत जो है वो उभर के आया है, और विश्व शांति की बात हो, रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, समुद्री सुरक्षा की बात हो, इन सारे मामलों में भारत पे भरोसा किया जा सकता है। और उसी का परिणाम है कि आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री जाने वाले हैं अगले उसमें नेक्स्ट उनकी जो विजिट है। ये सारे कहीं ना कहीं भारत की एक जो संतुलित विदेश नीति है और सबको साथ लेके चलने की जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने में और भरोसे का भारत जिसपे कि दुनिया रिलाई कर सकती है, उसको एक स्टेबल भारत जो कहते हैं वो दिखाने में और उसको दिलाने में निश्चित रूप से ये एक मजबूत प्रयास और कदम है। ऑलराइट, वैसे वोरा मैं आपके पास आ रहा हूँ। चाइना के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। चाइना का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आई नो यू डोंट काउंट चाइना बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप चाइना का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके मुकाबले भारत अभी हम कितना उनको टक्कर दे पा रहे हैं सर? आई नो यू हैव ऑल द इनसाइट्स, आई नो। ऐसा जो कुछ मैं कह सकता हूँ आपको बताऊंगा। ये पुस्तक आप देख पा रहे हैं सर? चाणक्य सर। या चाणक्य नीति सर। हाँ। मैं इसके साथ सोता हूँ, ये मेरी बेड साइड टेबल पे है, दिन रात इसको पढ़ता हूँ। 2400 साल हो गए, बट ही इज स्टिल टोटली रिलेवेंट। आपने चाइना की बात की, एम आई इन कॉम्पिटिशन विद चाइना परमाणु हथियार बनाने में? इस बात के लिए 10 हथियार मेरे पास है, 10 करोड़ उसके पास है, मैं 10 के साथ उसको खत्म कर दूंगा। 10 करोड़ की मुझे जरूरत नहीं है। आपके एयरफोर्स के आउटस्टैंडिंग ऑफिसर यहाँ बैठे, वो आपको बता देंगे। वी डोंट नीड दैट। ये नंबर्स की गेम छोड़ दीजिएगा। रियलिटी ये है कि जब मैंने अग्नि 5 को, और हमारे ग्रुप कैप्टन साहब जानते हैं, अग्नि 5 को लॉन्च किया था, सरकारी तौर पे तो मैंने आपको बताया था कि 5000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। मैंने सच नहीं बोला सर, आप जानते हैं इसकी रेंज कितनी है। डोनाल्ड ट्रंप को बुखार क्यों चढ़ गया था? आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। So I've been part of the team that was involved. तो अभी जो मैं सुन रहा था ना सर, चाइना है सर, चाइना इज देयर। और आप कभी इस बात पे भरोसा ना करें, कभी भी सुने कि चाइना हमारा दोस्त है, वो दोस्त नहीं है, ना बनेगा। सर मैं नहीं जानता, जो बाकी आपके विशेषज्ञ हैं। 1962 में मैं अनाथ हुआ था सर। कितना प्यार करता हूं मैं चाइना से। आई नो सर, आई नो। है ना सर, बहुत प्यार करता हूं उनसे। ही वॉज कमांडिंग फर्स्ट सिख। रूपी साहब गिरफ्तार करके गोली मार दी। बहुत अच्छे लोग हैं चीनी, हो मुबारक हो। मौका मुझे मिले तो ये क्या है, टिंगलिंग क्या नाम है उसका, पिंग पोंग डिंग डोंग, जो भी इसकी तस्वीर दिखाते हैं, इसके भेजे में 8-10 तो मैं ही ठोक दूंगा। सो आई जस्ट वांट टू से सर दैट जो हम कर रहे हैं, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन। भारत अपनी ताकत डेवलप कर रहा है सर। 3 देशों ने ब्रह्मोस खरीदी हैं। मैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अभिजीत, कौन से हैं सर? वियतनाम, फिलीपींस, वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया नाउ। और तीनों किसके सदस्य हैं सर? आसियान का नाम सुना है? तीनों उसके हैं सर, जो चीन के साथ बड़े डार्लिंग डार्लिंग। अब क्या हो गया सर? 17 देश हमसे मांग रहे हैं। I'll just conclude by saying ये 17 में कौन है सर, बताऊं आपको? I'll give you some names which I know they are negotiating. सऊदी अरेबिया, यूएई, ग्रीस का नाम सुना है जो नेटो का सदस्य है, वो भी मांग रहा है हमसे। बहुत से देश चाहते हैं। क्यों? हमने ताकत दिखा दी है। एंड सर फाइनली आई जस्ट से, जब एज आई एम स्पेशल एडवाइजर 3 अफ्रीकी देशों में, वो भी हमसे पूछते थे कि भाई ये ब्रह्मोस कहाँ से मिलेंगे। मैंने कहा अमेज़न पे देख लीजिएगा, शायद आपको वहां मिल जाएंगे। कहाँ से ब्रह्मोस आपको मिलेगा? बट आई गाइडेड देम सर। वो इसलिए जब मैं बेचने की कोशिश करता था, कहते भाई इसका आप हमें बताइए टेस्ट कहाँ किया है, व्हाट इज द रिकॉर्ड ऑन द फील्ड। और वो बेवकूफ जो मेरा पड़ोसी है जिहादिस्तान, उसने मुझे मौका दे दिया पिछले साल, सारी दुनिया को बता दी ये मेरा टेस्ट रिपोर्ट है, अब आप बताइए। 16-17 कंट्रीज वांट इट टुडे। और आपको मालूम है यूपी में मैंने कौन सी फैक्ट्री सेटअप की है सर? आप तो बहुत होशियार हैं, मुझसे ज्यादा कहीं जानकार है। फास्ट एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मोस। क्यों किया मैंने सर? आई रेस्ट माई केस। ऑलराइट सर, I'm only left with just 1 minute last. ग्रुप कैप्टन मैं आपके पास आ रहा हूँ, तापस चौधरी। स्ट्रैटेजिकल तरीके से जैसे कि एम्बेसडर वोरा साहब बता रहे हैं,
वक्त बहुत कम है, नहीं तो मैं और उनसे सवाल पूछता। बट ब्रह्मोस को ही लेकर सर हम कहें तो दुनिया में भी ये साबित हो गया है कि हमारी आईसीबीएम्स जो हैं वो बहुत बेहतर हैं चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले। कैप्टन साहब। जी नहीं, वोरा साहब ने जो भी बोला कम शब्दों में, एक्चुअली ये तारीफ होती है एक एडमिनिस्ट्रेटर की कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा दिखा दे और कम बोल दे, तो इस बात की उनकी तारीफ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आज से पहले हिंदुस्तान ने जब से मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपना हाईटेंड किया या बढ़ाया, हमें कोई मौका नहीं मिला। ये जो पीस टाइम जो टेस्टिंग होती है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती वर्ल्ड में। हमेशा मिसाइल्स को वॉर टेस्टेड मिसाइल, तभी तो अमेरिका अपनी F-16 के साथ मैं अपनी एमरेम्स दे दूंगा, AIM 9L मेरे पास है, थर्ड सिस्टम बिक रहा है, क्योंकि उसने टेस्ट किया है। टेस्ट किसके खिलाफ किया? बहुत ही वीक नेशंस के खिलाफ। क्या कर दिया ईरान ने, उसका हाल आप सबको पता है, अमेरिका कहां भाग रहा है। लेकिन हमने जो 4 दिन में अचीव किया ना, मेरी जितनी भी लिटिल नॉलेज है, जितने भी वॉर्स की, मैं आपको बता सकता हूं, इतना सटीक स्विफ्ट ऑपरेशन वर्ल्ड में कभी भी नहीं हुआ। और वो ब्रह्मोस की ताकत थी, इसलिए दुनिया ब्रह्मोस के पीछे भाग रही है। और मैं कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हूं, तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इतनी तेज मिसाइल ना कोई रडार पकड़ सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आज की डेट में सारे चाइनीज इक्विपमेंट फेल हो गए, और अब हम वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंच गए, तो अब सोचिए चाइना का क्या हाल होने वाला है। नॉट ओनली दिस, सर ने ग्रीस का नाम लिया, अभी साइप्रस भी आने वाला है, टर्की की भी नींद हराम है। सुनने में आया है कि टर्की भी थोड़ा इधर उधर साइड से घूम के वही चाह रहा है कि साइप्रस को क्यों दे रहे हो, हमको दे दो। राइट। तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है। हाँ मलिका, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि एम्बेसडर वोरा साहब बता रहे हैं, वो तो इंसाइक्लोपीडिया है इंटरनेशनल अफेयर्स के, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन फिर भी मलिका, अभी जो स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं, क्योंकि हमने अपना ब्रह्मोस का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, लखनऊ में हमने एक वहाँ पर असेंबली लाइन शुरू की है, इसके अलावा हम चेन्नई में भी प्लान कर रहे हैं, हम राजस्थान में भी प्लान कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से इंटरनेशनली जो हमारे डिफेंस सेक्टर में एक बूम आया है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। दुनिया भर के देश बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्रह्मोस नहीं मांग रहे, वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पिनाका, अग्नि, त्रिशूल जैसे जो मिसाइल हैं जो कम कीमत के हैं, जो हमने डेवलप किए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका एक वॉरशिप बनाता है, वो 13 बिलियन उसकी कॉस्टिंग आती है, बनाने में 10 साल लगते हैं। हमने उसके हाफ पैसे में बहुत कुछ कर लिया, तो भारत की कॉस्टिंग भी कम है और हम क्रेडिबल भी बहुत हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बिल्कुल अमित जी, अब भारत अपनी शर्तों पर सब चीजें रखता है और किसी की स्क्रिप्ट पर नहीं जाता। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक आफ्टर एम्बेसडर वोरा एंड हमारे को पैनलिस्ट सर के साथ भी डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट, तो आई विल सम इट अप। बट अमित जी देखिए, कहीं ना कहीं हमने देखा कि वॉर टाइम, जैसे सर ने बताया, एक असली टेस्ट किसी भी मिसाइल का, किसी भी कंट्री का होता है वॉर टाइम में, उसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी का। पाकिस्तान ने भर भर के मिसाइल्स दी चाइना में। हमें चाइना से थ्रेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी तो पटाखा फुस हो गया था जिसको बोलते हैं। अगर आप उसकी मिसाइल देखें तो वो कहाँ टारगेट थी और कहाँ गिरी। पाकिस्तान में बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही थी कि वो पाकिस्तान से ही छोड़ी गई और पाकिस्तान में ही गिर गई। तो हम किस चाइना से डर रहे हैं? हमारे पास ब्रह्मोस है जिसने टारगेट करके, टारगेटेड मिसाइल है आज के टाइम में हमारे पास। हमें अपने देश पे, अपनी सेना पे पूरा भरोसा है अमित जी। हमें किसी के वो नंबर गेम खेल सकते हैं। अमित जी एक चीज है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। भारत के पास क्वालिटी है, चाइना और चाइना के पास जरूर क्वांटिटी होगी और पाकिस्तान जैसा बिरयानी खाने वाला पार्टनर होगा, बट दोनों के पास क्वालिटी नहीं है। हम क्वालिटी में उनको बीट करते हैं। ऑलराइट, डॉक्टर अभिजीत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो डिफेंस बजट है, अभी भी हम बहुत सारे मुल्कों से हमारा बजट अभी कम है और हम उसको इन्हांस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या बजट भी एक बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है? जी अमित जी, मेरा नाम वैसे डॉक्टर अजिताभ है, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा, थैंक यू। दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उस पर थोड़ा बता दूं कि देखिए, भारत में डिफेंस बजट तो निश्चित रूप से कम है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। जो अभी पूरे विश्व में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो हमने एक्सपीरियंस सीखा है, गेन किया है, चाहे वो ईरान के का युद्ध हो या यूक्रेन का युद्ध हो, प्लीज करेक्ट द नेम। हाँ बैलेंस की सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, एक बैलेंस की जरूरत है, सिर्फ मिसाइल से नहीं। जैसा अभी वोरा सर ने भी कहा कि भाई हम तो अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी जा रहे हैं,
हम तो इतने कम पैसे में इतना ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और क्वालिटी के साथ करते हैं, इसीलिए दुनिया का भरोसा और दुनिया का इंटरेस्ट हम पे बढ़ा है। हम नो, और इसीलिए भारत के सिर्फ ब्रह्मोस की बात क्यों करें, अभी अस्त्रा का भी ऑर्डर हुआ है और इसके अलावा कितने न जाने मिसाइल सिस्टम के और बहुत सारी चीजों के ऑर्डर हो रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी बातें हो रही है। अब तो जापान जैसे देश हमें अपने जो टेक्नोलॉजी जो कभी नहीं शेयर करते थे वो शेयर करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा ज्वाइंट प्रोडक्शन कोलैबोरेशन की बात दुनिया के कई देशों से हो रही है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया तो आप तमाम मेहमानों का। सिर्फ रशिया के साथ हमारी इतने सर माफी चाहता हूँ, वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है।